सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से बर्नौलिस थ्योरम को समझेंगे कि बर्नौलिस थ्योरम क्या होती है, कौन कौन सी अजम्पशंस होती है बर्नौलिस थ्योरम के अंदर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। उसके लिए हमने ड्राइव करने के लिए कुछ अजम्पशंस हमने यूज किए थे। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कस, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी एंड फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। तो हमने कुछ फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया था। फोर्सेस ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को हमने जीरो लिया था, फोर्सेस ड्यू टू टर्बुलेंस को भी जीरो लिया था, एंड फोर्सेस ड्यू टू विस्कोसिटी उसको भी हमने जीरो लिया था। देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर कंप्रेसिबिलिटी के कारण फोर्स नहीं है तो इसका मतलब फ्लो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर कंप्रेस होगा तभी तो कंप्रेसिबिलिटी के कारण फोर्स आएगा। तो अगर हमने फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी जीरो लिया था, इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया था अपने फ्लो को, इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट, हमने ड्यू टू टर्बुलेंस, टर्बुलेंसी के कारण जो फोर्स है वो भी नहीं लिया था। इसका मतलब हमारा फ्लो कैसा था, लैमिनार। इसका मतलब जब हमने डेरिवेशन की थी तो हमारा फ्लो हमने क्या एज्यूम किया था, लैमिनार। क्योंकि अगर वो टर्बुलेंट होता तो टर्बुलेंसी के कारण फोर्स आता, वो हमने नहीं लिया। इसका मतलब फोर्स हमारा कैसा था, लैमिनार फ्लो। लास्ट हमने एज्यूम किया था कि विस्कोसिटी के कारण कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब हमारा कैसा फ्लूइड था, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो या फ्लूइड। हमारा फ्लूइड कैसा था, नॉन, उसके अंदर कोई विस्कोसिटी मतलब लेयर एक दूसरे के को फ्रिक्शन नहीं दे रही थी, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही थी। इसका मतलब कोई विस्कोसिटी नहीं थी वहां पर। अब देखिए, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है और नॉन विस्कस फ्लो है, इसी को क्या बुलाते हैं, आइडियल फ्लो। क्या बुलाते हैं हम, आइडियल। इसका मतलब हमने जब यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था तो हमने एज्यूम किया था आइडियल फ्लो एंड लेमिनार फ्लो। और एक चीज और हमने एज्यूम की थी, हमने dv/dt को जीरो लिया था। ध्यान होगा डेरिवेशन में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो डेरिवेशन को एक बार प्रीवियस लेक्चर में देखिए। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी फ्लो। क्या मतलब है इसका, स्टडी फ्लो। तो अब ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन आता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहां पर वैलिड है, तो कैसा फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, लेमिनार टाइप का फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो एंड स्टडी फ्लो। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी ये इक्वेशन आप यूज कर पाओगे। ठीक है, दैट मींस यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर दीज कंडीशंस। अब हम देखते हैं कि यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से बर्नौलिस थ्योरम को कैसे हम निकालते हैं। देखिए, अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, dp/ρ प्लस इंटीग्रेशन v/dv प्लस g/dz इक्वल टू, कांस्टेंट का क्या आता है, कांस्टेंट आता है यहां पर जब भी इंटीग्रेट करते हैं हम। देखिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो था हमारा, तो डेंसिटी बाहर आ जाएगी आपकी 1/ρ, अंदर क्या हो जाएगा, dp। ठीक है, v/dv का क्या हो जाएगा, v²/2 प्लस g इंटू dz का क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू कॉन्स्टेंट। dp का क्या हो जाएगा, p। तो इक्वेशन क्या आ गई, p/ρ प्लस v²/2 प्लस g इंटू z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसी को बुलाते हैं बर्नौलिस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलिस थ्योरम और
बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये टर्म्स को समझिए आप पहले क्या है। देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, आप इसको g से डिवाइड कर दीजिए सभी साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए, पूरी इक्वेशन को g से डिवाइड कर दिया, तो कांस्टेंट को g से डिवाइड करेंगे तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई आपकी। ये भी बर्नौलीज इक्वेशन है, ये भी बर्नौलीज, दोनों ही बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म है। आप कोई से भी फॉर्म यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। देखिए, इसको बुलाते हैं प्रेशर एनर्जी। पहली टर्म क्या है, प्रेशर एनर्जी। दूसरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तीसरी क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती, कांस्टेंट। किसी भी फ्लो में, मान लीजिए ये आपका कोई पाइप है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, सपोज ये कोई पाइप है आपका, तो यहाँ पे वन सेक्शन एंड टू सेक्शन। तो अगर इसमें आप बर्नौलीज थ्योरम को लगाते हो, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाते हो 1 1 2 2 सेक्शन में, तो क्या बताया, किसी भी फ्लो, बट वो फ्लो कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, लेमिनार टाइप का फ्लो। जो कंडीशंस आपकी किसकी थी, यूलर्स की, वही कंडीशन किसमें होंगी, बर्नौलीज में। तो अगर आपका आइडियल टाइप का फ्लो है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है, स्टडी फ्लो होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइव किससे हुआ है, यूलर्स इक्वेशन से। तो यूलर्स इक्वेशन की जो भी एजम्पशंस थी वो अप्लाई होंगी बर्नौलीज थ्योरम के अंदर। तो फ्लो आपका नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, आपका लेमिनार टाइप का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम इसको लगा पाएंगे इसको। तो टोटल एनर्जी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। तो इसको अगर यहां पे अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1g इक्वल टू किसके होगा, P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2g। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो इस जगह पर होगी वो टोटल, देखो ये हो सकता है कि कोई एनर्जी कम हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर कम हो जाए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर कम, बट टोटल सम होगा तीनों एनर्जीज का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही बर्नौलीज ने हमें बताया था कि किसी भी आइडियल फ्लो जहां पर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर सम ऑफ द टोटल एनर्जीज एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 किलो जूल एनर्जी है टोटल, तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी आपकी, 100 किलो जूल। अब हो सकता है 100 में मान लेते हैं हम, शेयर कितना है, मान लीजिए ये आपका है 30 40, ठीक है, एंड 30, चलो और चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 20 है, ये 20 40 कितना हो गया आपका 60 एंड ये 40। 20 यहाँ पे क्या है, प्रेशर एनर्जी, 40 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड 40 ही डेटम एनर्जी। हो सकता है कि यहाँ पर ये चेंज हो गया, यहाँ पर हो गया 40 40 एंड 20, बट टोटल सम अभी भी 100 ही रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी, कोई एनर्जी कम हो जाएगी, कोई ज्यादा हो जाएगी, बट टोटल सम रहेगा तीनों का, वो सेम होना चाहिए। ये बताया था हमें बर्नौलीज ने। अब इसको और भी देखते हैं इसमें। देखिए, अब इसके नेम समझिए आप। P बाय रो जी को क्या बुलाते हैं, P बाय रो जी, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी बुलाते हैं इसको, और भी नाम है इसके, इसको प्रेशर हेड भी बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको हम स्टैटिक हेड भी बुलाते हैं, स्टैटिक हेड। तो ये तीनों नेम होते हैं P बाय रो जी टर्म के। ठीक है, सो दिस, तो P बाय रो जी को हम ये भी बुलाते हैं, ये भी। नेक्स्ट टर्म हमारी होती है V स्क्वायर बाय 2g, V स्क्वायर बाय 2g। देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा काइनेटिक है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी भी बुलाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको
डायनेमिक हेड भी बुलाते हैं, डायनेमिक हेड, काइनेटिक हेड भी बुलाते हैं इसको, काइनेटिक हेड। तो ये सभी नेम है v²/2g के, ठीक है। तो लास्ट होता है हमारा Z1, ठीक है, या Z। ये होता है डेटम हेड, इसको क्या बुलाते हैं हम, डेटम हेड या पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बुलाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये नेम है, अब क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्या नेम आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। नेक्स्ट, अब आते हैं कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट पूछी जाती है कि बर्नौलिस थ्योरम की यूनिट क्या है। देखिए सभी को पता है एनर्जी है, बट इसको ध्यान से समझिए, इसकी यूनिट तो है एनर्जी पर यूनिट वेट। ध्यान से समझिए, एनर्जी पर यूनिट वेट, इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास। अभी समझाते हैं कैसे, ठीक है। देखिए P/ρg, पहले सभी टर्म्स को लिखते हैं, P/ρ, पहले इसको समझिए आप, ठीक है, P/ρ। नेक्स्ट टर्म को समझिए क्या है, v²/2 प्लस gz इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट मास है। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। ये किस में आएगा, किलोजूल में या किसी में भी। तो अगर मैं इसको v²/2 कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये मास से डिवाइड किया हुआ हमने, तो यूनिट क्या है इसकी, किलोजूल पर केजी। तो ये टर्म समझ में आ गई आपकी, इसकी यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी। मतलब इसको एनर्जी पर यूनिट मास बोल सकते हैं। उसी टाइप से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। तो mgh की यूनिट क्या होगी, किलोजूल। और अगर मैं इसको gh या gz लिखता हूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोजूल पर केजी। तो इसकी यूनिट भी समझ में आ गई आपकी, क्या है, किलोजूल पर केजी। अब बचा प्रेशर। देखिए प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेशर एनर्जी। नीचे क्या है आपको, डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर की यूनिट आ जाएगी आपकी, बट डिवाइड किससे किया हुआ हमें, डेंसिटी। तो ये सारी यूनिट किस में आ गई, किलोजूल पर केजी में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाली कौन सी है, एनर्जी पर यूनिट वेट में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखिए एनर्जी पर यूनिट वेट ρg प्लस v²/2g प्लस z। ध्यान से समझ, देखो पहले इस टर्म को समझिए आप, v²/2g क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो अगर मैं इसको वेट से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, mv²/2। वेट क्या होता है, m × g, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका v²/2g। तो जब मैंने वेट से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, v²/2g। तो इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट। उसी टाइप से mgh किसकी यूनिट होती है, mgz या mgh, पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको अगर मैं वेट से डिवाइड करता हूं, mgz को वेट से, वेट मतलब क्या होता है, m × g, तो क्या बचेगा, z, ठीक है। तो आप ये दो टर्म्स समझ लीजिए। प्रेशर का आपको ध्यान रहेगा, ρg क्या होता है, वेट ही होता है, वेट डेंसिटी होती है आपकी। तो ये जो पहली वाली बर्नौलिस इक्वेशन है, ये एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में दी हुई है। सेकंड जो बर्नौलिस की थ्योरम है, ये एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म्स में दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम बर्नौलिस थ्योरम को लगा के डिवाइस वहां पर जनरेट करते हैं। थैंक यू।